हेलो फ्रेंड्स, आइए आगे बात करते हैं सोर्सेज के बारे में। तो अभी तक हमने देखा कि मेथड बायसनेस होता क्या है और इसके कुछ सोर्स हमने डिस्कस किए थे। कुछ रिस्पोंडेंट से रिलेटेड हैं, कुछ स्केल से, कुछ कंटेक्स्ट से। आइए देखते हैं इसमें हम क्या क्या हो सकता है। रिस्पोंडेंट के तो खैर आप ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे कि आप जब क्वेश्चनर भरते हैं, आप किस तरह से क्वेश्चनर भरते हैं। छोटी छोटी बातें हैं पर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ आती है कि आप किस फेज ऑफ लाइफ में चल रहे हैं। बताइए आप, इसका फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा आपके क्वेश्चनर पे। मैं कोई भी क्वेश्चन आपसे भरवाने पहुंचा हूँ और कई बार हम बोलते हैं ना कि यार मेरा टाइम ही ठीक नहीं चल रहा, तो ऐसा पर्सन क्या रिप्लाई करेगा? मतलब क्या लग रहा है आपको, पॉजिटिव करेगा या नेगेटिव करेगा? तो एक जनरल लाइफ के बारे में आपका किस फेज से आप है, क्या ओवरव्यू है आपका, आउटलुक क्या है। तो ऑब्वियसली आप बोल सकते हैं ऐसे भाई हम तो 400 लोगों से भरवाते हैं, सारे ऐसे थोड़ी है नेगेटिव नहीं, लेकिन सारे अलग अलग हैं। मैं नेगेटिव नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ सारे अलग अलग हैं। रिमेंबर, मेरी क्वेरी ये है कि मैं जो पूछने जा रहा हूँ ना, मैंने उसका जवाब लेना है। प्रॉब्लम ये है उसका जवाब नहीं आ रहा, उसके साथ एक पैकेज डील आ रही है, बहुत सारी चीज़ें और भी आ गई। अगर एक पर्सन का फेज ऑफ लाइफ ठीक नहीं चल रहा है या नेगेटिव है इस वक्त, तो वो भी तो इन्फ्लुएंस करेगा ना हमारा। ठीक है। सेकंड, उस वक्त मूड कैसा है, तो ये तो हम सबको पता है, मूड का तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। यानी मैं बार बार ये अपने वर्कशॉप में पूछता हूँ सबसे कि जब आप छोटे बच्चे थे तो क्या आपको पता था मम्मी पापा से हाँ आपने करवानी है किसी कंसेप्ट पे, तो कौन सा टाइम ठीक है, ये पता था या नहीं पता था आपको कि किस टाइम मुझे मम्मी पापा से क्वेश्चन पूछना चाहिए ताकि वो हाँ कर दें, या कौन सा क्वेश्चन है, मतलब कौन सा टाइम है, अब तो बिल्कुल ही मत पूछो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसका मतलब है, और आई रिमाइंड यू, जिनको पता था चाइल्डहुड में उन्होंने कोई ट्यूशन नहीं किया था इस चीज़ के लिए, ऐसे ही आ गया आपको, धीरे धीरे देखते देखते ऑब्जर्वेशन मेथड से पता लग गया। इसका मतलब हम इस चीज़ पे बड़ा इन्फ्लुएंस करते हैं, चाहे सामने वाले का मूड कैसा है। बॉस से मिलने जाना है तो हम बाहर पूछ लेते हैं अच्छा मूड कैसा है बॉस का, तभी हम बात करें। इसका मतलब ये जो मूड है, ट्रांजिट मूड, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे क्या ये हमारे रिस्पॉन्सेज को अफेक्ट करेगा या नहीं करेगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि अगर एक ही क्वेश्चन में 5 बार आपसे अलग अलग टाइम पीरियड पे लूँ, और माइंडेड अब हम ओपिनियंस की बात कर रहे हैं, वहाँ पे फर्क आता है इस चीज़ का। ठीक है। नेक्स्ट, लीनियंसी बायस। लीनियंसी बायस का मतलब होता है कि आपने चलो मुझे टाइम दे दिया, अब मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। आपने नोट किया है कुछ ये साइकोलॉजी के कंसेप्ट होते हैं, जिन चीज़ों को हम जानते हैं उनके लिए हमारा थोड़ा सा बायसनेस आ जाता है, लीनियंसी बायस। हम हमेशा अपने आप को, अपनी चीज़ों को बेस्ट मानते हैं। मेरा एरिया, मेरी लैंग्वेज, मेरे लोग, मेरा खाना पान, सब चीज़ मुझे अपने से बेहद प्यार है, मुझे मतलब हर पर्सन को। तो एक हमारा वो बायसनेस आता ही आता है इस चीज़ में। माइंडेड ये ओपिनियंस और उन्होंने ना बहुत सटल वेज में आएंगे, और इन छोटी छोटी बातों पे ही हमने ये फाइट करनी है अब आगे। एक्वेंस बाइक्स, अच्छा जैसे मैं आपके पीछे 5 दिन से लगा हुआ हूँ, प्लीज़ मेरा क्वेश्चनर भर दो। आप शाम को 6 बजे निकले अपने ऑफिस से बाहर और मैं बाहर खड़ा हूँ, प्लीज़ मेरा क्वेश्चनर भर दो। आप ये कहोगे ला यार दे यार क्वेश्चनर, मैं अभी भर देता हूँ फटाफट। अब जब इस स्टेट ऑफ माइंड में आप मेरा क्वेश्चनर भर रहे हैं सिर्फ मुझे एक ऑब्लाइज करने के लिए, सिर्फ इसलिए कि मेरा पीछे छोड़ दो यार। एक्वेंसेंस का मतलब होता है एक ज़बरदस्ती हाँ भर देना, कि आपने कहा ठीक है यार मान ली तुम्हारी बात, ठीक है। तो ये भी एक तरह का बायसनेस है। सोशल डिजायरेबिलिटी, ये तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। एक एग्जांपल है एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड, उनसे पूछी गई कॉम्पिटेंसी कि भाई हाउ कॉम्पिटेंट यू आर। अब आपको क्या लग रहा है, जो एंटरप्रेन्योर है उससे आपने पूछा कि भाई तुम्हारी कॉम्पिटेंसी कितनी है, वो क्या बताने वाला है कि जी मैं तो एवरेज और नालायक टाइप का हूँ? बिल्कुल भी नहीं, वो कहेगा मैं मेरे जैसा तो बंदा ही नहीं है। अब ये जो चीज़ है, अगर हम एंटरप्रेन्योर के कंटेक्स्ट में ना पूछें, इन जनरल पूछें, तो शायद उसका आंसर कुछ और हो। या सेम पर्सन, मैं पर्सनली नहीं पूछ रहा, मैंने एक वेब पे क्वेश्चनर दे दिया, तब उस पर आंसर बिल्कुल डिफरेंट आ सकता है। सोशल डिजायरेबिलिटी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है हमें, इसकी भी हम डिटेल बात करेंगे। कंसिस्टेंसी मोटिव, हम हमेशा ना कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें शुरू से सिखाया जाता है आप कंसिस्टेंट रहें। अभी तो आपने ये बोला था, अब आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं? तो हम लॉजिकल नहीं होते बहुत बार कि जी एक्स के बारे में मेरा ऐसा ओपिनियन है, वाई के बारे में ऐसा। हम ऐसे नहीं करते। हम क्या करते हैं, एक्स के बारे में ओपिनियन है, वाई का चलो ठीक है यार ऐसा, ताकि बहस ना करे सामने वाला, उसको ये ना लगे यार कुछ कुछ बोल रहा है ये। कंसिस्टेंसी का मतलब है मैंने जो भी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ली, अब मैं उसी पे मेंटेन करने की कोशिश करूंगा। ये सारे के सारे मेरे
फैक्टर्स प्लस इम्प्लिसिट थ्योरी या इम्प्लिसिट कोरिलेशन। हम सबके, आपको ओबी के कुछ कंसेप्ट याद हैं, हेलो इफेक्ट, स्टीरियोटाइपिंग वगैरह। इम्प्लिसिट कोरिलेशन, कुछ बातों के अपने ही मीनिंग निकाल रखे हैं हमने, ये ऐसे होते हैं, वो तो जी ये तो बंदे ही ऐसे हैं, ये कंसेप्ट तो होता ही ऐसा है जी। हमने जो अपने लाइफ के खुद ही बहुत सारी थ्योरी बना रखी हैं, फॉल्स थ्योरीज, कोई लेना देना नहीं रियलिटी से, और ये हर सोसाइटी में हर कल्चर के अंदर है ये चीज़ें, तो वो भी मेरी चीज़ों को इन्फ्लुएंस करती हैं। अब ये बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है स्किल डेवलपमेंट में कि इनको दूर कैसे करोगे। ये तो हर पर्सन के अंदर है, इनहेरेंट है, और कहीं भी आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, इसका आपकी एजुकेशन और इनसे कोई लेना देना नहीं, ये तो हमेशा है। ओके, और देख लेते हैं पहले, बाद में देखते हैं इनको कम कैसे करें। सेकंड है मेरा स्केल का इशू। स्केल में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना, आइटम एम्बिग्यूटी की है। एम्बिग्यूटी मतलब समझ ना आना। अब यहाँ क्या प्रॉब्लम आती है, जो मैक्सिमम प्रॉब्लम आती है, और ये अडल्ट के साथ ज़्यादा है। अगर आप छोटे बच्चों को दोगे ना और एम्बिग्यूस है, छोटा बच्चा तुरंत पूछेगा ये तो मेरे समझ ही नहीं आ रहा। बड़े क्या करते हैं, उसका अपने आप मीनिंग निकाल लेते हैं कि समझ तो नहीं आ रहा, इसका जरूर ये मीनिंग रहा होगा। आप देखिएगा कि जो अडल्ट पर्सन्स हैं, कितनी बार रुक के वो कहते हैं मेरे समझ में नहीं आ रहा, बहुत कम, बहुत ही कम। वो उसका मीनिंग निकाल लेते हैं, अपने आप उसके मीनिंग्स निकाल लेंगे, डिराइव कर लेंगे, चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। ये एक सबसे बड़ा इशू रहता है आइटम एम्बिग्यूटी का। सेकंड है कॉमन स्केल फॉर्मेट, और इससे मिलता जुलता है स्केल एंकर्स। स्केल फॉर्मेट का मतलब है सारे क्वेश्चंस लिकर्ट स्केल पे हैं, या सारे सिमेंटिक डिफरेंशियल पे हैं, और एंकर पॉइंट का मतलब है सारे 5 पॉइंट पे। तो अभी तक तो हमारा व्यू पॉइंट ये है कि तो अच्छी बात है, सारे अगर लिकर्ट पे हैं तो ऐसे ही होने चाहिए, और सारे 5 पॉइंट पे होने चाहिए, हम तो सब जगह पढ़ते हैं। नहीं, इससे भी बायसनेस आ जाता है। ये बिल्कुल कॉन्ट्रेरी बात है। जितना हमारा स्केल एक जैसा आएगा, मैं आपको बताऊंगा इसकी बातें क्यों ऐसा हो रहा है। जैसे मैंने आपसे पूछा कि किसी के बारे में आपका ओपिनियन पूछ रहा हूं मैं, लाइकनेस या नॉट लाइकनेस। अब इसमें ना आप देखिएगा, हम अक्सर एक्सट्रीम पे जाने से बचते हैं। एक्सट्रीम का मतलब है, जैसे मैं कहूं कि आप शॉपिंग कितना करते हैं, और वहां पर है नेवर से डेली, तब आप ये बोलेंगे यार शॉपिंग कितना करते हैं, इस पर नेवर कैसे हो सकता है। नेवर थोड़ी कोई करेगा, शॉपिंग तो करेगा, लेकिन डेली कैसे करेगा, डेली भी नहीं होगा, नेवर भी नहीं होगा। तो इसका मतलब है उस पर्सन का जो रिस्पॉन्स है वो सिर्फ सेंटर पे ही ज्यादा आएगा। आप ये समझ रहे हैं बात। एंकर पॉइंट्स आपके जितने होते हैं, आप देखिएगा एक्सट्रीम पे बहुत कम लोग जाते हैं, सेंटर पे रहते हैं। अब सारी 5 पॉइंट हैं तो होगा क्या, सब चीजों के अंदर एक कंसिस्टेंसी दिखने लग जाएगी, और उसमें स्प्यूरियस कोरिलेशन होगा, कोरिलेशन बहुत इफेक्ट हो जाएगा। यानी आगे चल के हम बात करेंगे, जितना पॉसिबल हो आप अलग अलग तरह के स्केल यूज करें। यानी एक लिकर्ट स्केल पे पूछा है क्वेश्चन, तो एक सिमेंटिक डिफरेंशियल पे होना चाहिए, कोई अलग पे हो। एंकर पॉइंट्स भी अगर आप चेंज कर सकें, दैट विल बी बेटर। आगे देखते हैं ये। फिर हम एक और काम करते हैं, हम बोलते हैं नहीं हम तो देखो बड़े समझदार लोग हैं, हमने तो कुछ पॉजिटिव पूछा, कुछ नेगेटिव पूछा। अब इस पे है ना, इनमें से हर एक एक चीज पे ना लोगों ने इतना काम किया हुआ है एक एक पॉइंट के ऊपर, और ये जो पेपर है पोडस्क्रिप्ट का, इन्होंने इस पर डिटेल दिया हुआ है। एक स्टडी में ये पाया कि 10% लोगों को तो ये समझ ही नहीं आता कि आपने नेगेटिव पूछा है। अब बताओ क्या करें। 10% को तो ये समझ ही नहीं आया कि आपने नेगेटिव पूछा है, वो वही पैटर्न दिया उन्होंने। या एक और इंटरेस्टिंग चीज मिली, आपने हर कंस्ट्रक्ट के अंदर कोई एक या दो नेगेटिव रख लिए अपने, हर कंस्ट्रक्ट में, स्टेटमेंट्स में, रिफ्लेक्टिव कंस्ट्रक्ट में। सरप्राइजिंगली जो नेगेटिव थे ना, उन सबका अलग अलग कंस्ट्रक्ट है, उन सबके नेगेटिव इतने कोरिलेटेड मिले। यानी लोगों ने कहा अच्छा ये तो क्वेश्चन ऐसा है जिसका मैंने इस तरह से जवाब देना है, जब भी नेगेटिव आएगा मैंने इस तरह से जवाब देना है। वो ये नहीं देख रहे कि मैं रिफ्लेक्टिव स्केल के ऊपर लॉजिकल हूं या नहीं हूं, कुछ अलग ही पैटर्न निकल कर आ रहे हैं। तो अगर आपका टोटल पॉजिटिव है या टोटल नेगेटिव है, या इसमें भी कंफ्यूजन की गुंजाइश है। ओके, कुछ आइटम जो हमारे सोशल डिजायरेबिलिटी को बढ़ाएं, वहां पर भी ये इशू आते हैं, एक तरह के आंसर्स आते हैं। या आइटम डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है कि एक क्यू है इनडायरेक्टली। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि एक रिस्पोंडेंट से हम सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको अपनी जॉब कैसी लगती है, और आप दूसरा क्वेश्चन है कि आप अपनी जॉब के वो पोर्शंस बताइए, वो पार्ट बताइए जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं। अब अगर मैं ये क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पहले पूछूं कि आपकी जॉब के, आपकी यूनिवर्सिटी के, आपके एरिया के, आपके मोहल्ले के वो बातें बताओ जो आपको बहुत अच्छी लगती है, तो क्या हुआ, आप एक पॉजिटिव जोन में आ गए ना।
और फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपको आपकी यूनिवर्सिटी, आपका मोहल्ला, आपकी जॉब कैसी लगती है, तो सर्टेनली वो जो पहला वाला जो मैंने क्रिएट कर दिया ना एनवायरनमेंट पॉजिटिव, उसी का इफेक्ट आएगा। और अगर उल्टा कर दें, आपको अपनी यूनिवर्सिटी अपना कैसा लगता है और किसी पर्सन ने कहा बेकार, और फिर मैं उससे पूछूं कि अच्छा यहाँ पे कौन कौन से पोर्शन इंटरेस्टिंग है, तो वो सरप्राइजिंगली वो जो इंटरेस्टिंग है ना उसकी सूची बिल्कुल गिर जाएगी, उसके जो नंबर है कितने एरिया बिल्कुल बेगे हो अच्छे। जब मैंने बोल के चला हूँ कि मुझे वो यूनिवर्सिटी अपना एरिया अच्छा नहीं लगता, तो सेकंड वाले पे फर्क आएगा। आइटम डिमांड का मतलब है आपकी सीक्वेंस कैसी है, कोई इनहेरेंट क्यू है क्या उसमें, इन चीज़ों का भी फर्क पड़ता है। नेक्स्ट हमारा आता है कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट तो खैर बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर चीज़ मैनेजमेंट के अंदर, तो कॉमर्स में, सोशल साइंस में कंटेक्स्ट स्पेसिफिक ही है। कोई भी यहाँ ना एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं होता, यहाँ कंटेक्स्ट स्पेसिफिक ट्रूथ होते हैं। सबसे पहले तो हमने सीक्वेंसिंग की बात की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कैसे सीक्वेंस को रखते हैं प्राइमिंग का, पहले क्या पूछा बाद में क्या पूछा। कंटेक्स्ट इंड्यूस मूड, हम कुछ बहुत ही सेंसिटिव मुद्दों पे बात कर रहे हैं, ठीक है, ऐसी चीज़ें जो कुछ आपकी लैंग्वेज से रिलेटेड है, आपकी कल्चर से रिलेटेड है, आपके रिलीजन से रिलेटेड है। और मैंने तीसरे चौथे क्वेश्चन पे आते आते क्वेश्चनर ऐसा बनाया, आप ऑफेंडेड हो गए हैं, आपका मूड खराब हो गया, क्वेश्चनर के आंसर करते करते ही कुछ मैंने ऐसा लिख रखा है, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बहुत ही सेंसिटिव या परेशान करने वाले। अब क्या लग रहा है आपको, बाकी के जो क्वेश्चनर के क्वेश्चंस हैं उनका जवाब कैसे आने वाला है? अगर आप मुझे भगाते नहीं हैं, भरते भी हैं, तो बिल्कुल कुछ का कुछ भर देंगे, गलत आ जाएगा। इसका मतलब ये भी हमें देखना पड़ेगा। इसके सॉल्यूशंस भी हम बात करेंगे। स्केल लेंथ हम सबका एक्सपीरियंस है, जितना लेंथी स्केल होगा रिस्पॉन्स रेट बिल्कुल कम हो जाएगा और उसकी क्वालिटी भी बिल्कुल गिर जाएगी हमारी। इंटरमिक्सिंग ऑफ आइटम्स ऑफ कंस्ट्रक्ट, अच्छा ये तो एक बड़ी अच्छी बात है, बहुत सारे पेपर्स ने तो इसकी बड़ी तारीफ की है कि आप एक काम करो, आप अपने कंस्ट्रक्ट में अलग अलग स्केल्स के क्वेश्चंस को इकट्ठा करो, इससे तो बायसनेस कम हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, और ये काफ़ी इसकी तारीफ भी की जाती है कि एक ही कंस्ट्रक्ट आप जैसे टेंजिबिलिटी बना रहे हैं, तो आप सारे परशुरामन का मत लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को आप मेजर कर रहे हैं, कोई स्टैंडर्डाइज स्केल है उसको ऐसा सच मत लीजिए। 3 4 5 ऑर्गेनाइजेशन स्केल के कंस्ट्रक्ट्स को स्टेटमेंट को मिला के एक कंस्ट्रक्ट बना लीजिए, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इसमें कई बार क्या होता है, उनका लॉजिकल फ्लो नहीं बनता है, वहां भी एक इशू आ जाता है। कुछ अच्छी बात है, कुछ थोड़ी यहाँ पे परेशान करने वाली बातें भी हैं। आइटम एम्बेडेडनेस का मतलब होता है अगर आप कई बार एक न्यूट्रल क्वेश्चन पूछें, और ये डिपेंड करता है आसपास के क्वेश्चन कैसे हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, इससे रिलेटेड नहीं है, दूसरा है चीज, लेकिन आप समझ जाएंगे। लेट्स अज्यूम इंटरव्यू चल रहे हैं और पहले 3 4 बड़े नालायक से आए और एक एवरेज है, ठीक है, तो उसके बाद तीसरा पर्सन एवरेज था, फिर चौथा पांचवा फिर से नालायक आए, तो मैं वो जो बाद में जब उसको मैं कंसोलिडेट करूंगा ना, मैं बोलूंगा ये वो भी नालायक ही था, ठीक है जो तीसरा था पर्सन वो भी नालायक ही था। या बहुत ही ब्रिलियंट आ रहे हैं और एक एवरेज आ गया है और अगले भी ब्रिलियंट है, तो मैं बोलूंगा वो 5 का जो ब्लॉक आया था ना, वो तीसरा वहां थोड़ा कम था पर वो ठीक है, वो पूरा ब्लॉक ही बड़ा इंटेलिजेंट लोगों का ब्लॉक था। इसका मतलब ये हुआ वही एवरेज दो तरह से देखा जा रहा है कि उसके आसपास के कैसे हैं। द सेम हैपन्स विद आइटम एम्बेडेडनेस। एम्बेडेडनेस का मतलब है अगर आप एक न्यूट्रल टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछते हैं लेकिन बगल में सारे पॉजिटिव वर्डिंग के स्टेटमेंट है, उसका आंसर भी पॉजिटिव आने वाला है, या नेगेटिव है तो उसका भी नेगेटिव ही आने वाला है आंसर। ओके, नेक्स्ट है मेजरमेंट। इसमें 3 4 बातें हैं। पहला, आपको वेरिएबल्स जब भी आप सेम टाइम पे मेजर करते हैं ना, तो ये हमेशा एक इशू बनता है। तो अब आप ये कहेंगे फिर मतलब हम तो ऐसे ही करते हैं, नहीं करना चाहिए। आपको अपने खास तौर पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक साथ मेजर नहीं करने चाहिए। हमेशा अगर आप ए और ए स्टार कैटेगरी के पेपर देखेंगे ना, तो वो बोलते हैं कि हमने अलग अलग टाइम पीरियड पे मेजर किया है, इकट्ठे नहीं करें। डिवीड, लेट्स अज्यूम कि किसी पर्सन का मूड खराब है और आप उससे पूछें लीडर और परफॉर्मेंस या मोटिवेशन, अब क्या है वो सारे के सारे उसका एक पर्टिकुलर आंसर आएगा। अगर आप उसी पर्सन से वही क्वेश्चन 3 4 दिन बाद पूछें, लेट्स से उसका मूड चेंज हो चुका होगा, मैं मान के चल रहा हूँ, तो उसका फर्क आएगा इस चीज़ का। इस पे बहुत काम हुआ है फ्रेंड्स, और मैं आपको कई पेपर आपको दिखाऊंगा लोग इसको करते कैसे हैं। यानी अब आप अपने रिसर्च मेथोडोलॉजी को एक नए पर्सपेक्टिव से सोचें। वेरिएबल्स खास तौर पे डीवी और आईडीवी, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, एक ही टाइम पीरियड पे एक ही पर्सन से मेजर नहीं करवाने हैं हमें। ओके,
एक लोकेशन पे नहीं करवाने। अब लोकेशन का मतलब ये नहीं है कि अच्छा एक बार बाहर पार्किंग तक आना है, सेकंड क्वेश्चन भरना, नहीं। इसका मतलब है आप अगर एक ऑफिस में पूछा है, दूसरा घर में या किसी और जगह पे, सर्टेनली काम बढ़ेगा, बिल्कुल काम बढ़ेगा इन बातों से, लेकिन फर्क आ जाएगा, बहुत ज़्यादा फर्क आता है इन चीज़ों से। और थर्ड है सेम मीडियम। सेम मीडियम का मतलब है अगर आप एक पर्टिकुलर वेरिएबल क्वेश्चनर मेथड से भरवा रहे हैं ना, तो दूसरा आप वेब से पूछ लीजिए, वेब का फॉर्म दे दीजिए। यानी कई लोग बोलते हैं ना कि जी मैंने कुछ ऑफलाइन और कुछ ऑनलाइन मीडियम यूज किया, दैट्स द बेस्ट थिंग, करें उसको जितना ज़्यादा। प्लस अगर आप कुछ शेड्यूल वे में इंटरव्यू पे टेलीफोनिकली पूछ सके वो भी ठीक है। इन सब चीज़ों के देखिए फ्रेंड्स, बार बार मैं आपको यही कह रहा हूँ, एक ही बात अगर मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूँ, आपका आंसर सेम आएगा या डिफरेंट आएगा। और क्योंकि हम इतने सेंसिटिव एरियाज की बात कर रहे हैं, थॉट्स की बात कर रहे हैं, तो जितनी वेरिएशन होगी उतना बेहतर होगा। इसमें काम तो बढ़ेगा हमारा, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर आएगा। ये कुछ सोर्सेज हैं जो हमारे इनको इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये तो समझ आया कि सोर्सेज हैं, पर ये इफेक्ट करते कैसे हैं, हमारी प्रोसेस कैसे चलती है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। सो लेट्स स्टॉप हियर। थैंक यू।